हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी मोनू पर। मेरा नाम है अशोक गुनावत। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम बात करेंगे कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की। शीत युद्ध का अर्थ होता है एक ऐसा युद्ध जिसमें हथियारों का प्रयोग हुआ ही नहीं था। जैसे कि दोनों देश अपने हथियारों को बढ़ाए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था तनावपूर्ण स्थिति इतनी बढ़ गई थी कि युद्ध होगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका और तत्कालीन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के बीच तनाव की स्थिति को ही शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध का समय माना जाता है कि ये 1947 से 1991 तक हुआ था। अब ये कोई एक्चुअल वॉर थी नहीं, ये एक युग था, एक एरा था। इसी वजह से ये कहना कि इसकी टाइमिंग क्या थी ये सही नहीं होगा। आखिर ये शीत युद्ध था क्या? अब शीत युद्ध था, इसे कह सकते हैं हम वर्चस्व की लड़ाई थी ये अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ चुकी थी, एक गुट जो अमेरिका के साथ था, दूसरा गुट जो सोवियत संघ के साथ था। अब हम देखते हैं कि इसमें अलायंसेस कौन कौन से थे, यानी कि गठबंधन कौन कौन से थे। एक तरफ था फर्स्ट वर्ल्ड यानी कि प्रथम दुनिया, इसे वेस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं। इसे लीड कर रहा था यूएसए, जापान और ब्रिटेन और उनके अलाइज जैसे कि नाटो एंड सीटो। दूसरी तरफ था सेकेंड वर्ल्ड यानी कि ईस्टर्न ब्लॉक, इसे लीड कर रहा था यूएसएसआर एंड चाइना और उनका अलाइज जैसे कि वार्सा संधि। अब नाटो और वार्सा संधि के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और तीसरी तरफ थी थर्ड वर्ल्ड यानी कि नॉन अलाइंड, जो किसी की तरफ नहीं थे, न्यूट्रल कंट्रीज थी। ना वो अमेरिका की तरफ से गए, ना ही वो यूएसएसआर की तरफ से गए। जैसे कि इंडिया, उसने अपना गुटनिरपेक्ष संगठन बनाया जो कि ये कहता था कि हम ना अमेरिका के साथ रहेंगे और ना यूएसएसआर के साथ रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। अब आप इस मैप में समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये लाल कलर में जितने भी यूएसएसआर के समर्थक देश थे और वार्सा संधि से जुड़े हुए देश थे वो सब है। ब्लू में है अमेरिका के समर्थक देश जो पूंजीवाद की विचारधारा को समर्थन करते थे और यूएसएसआर के समर्थन करते थे साम्यवाद को। और ये ग्रीन में है जो कंट्री न्यूट्रल थी। अब हम बात करते हैं नाटो की। नाटो एक सैन्य संगठन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य संगठन है। 28 देश इसमें है, यूरोप से और 2 नॉर्थ अमेरिका से। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये साइन की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्य तौर पर इसको साइन किया गया था यूएसएसआर और साम्यवाद के बढ़ते वर्चस्व को जो एशिया में और यूरोप में बढ़ रहा था। नाटो को हेडक्वार्टर है हरेन ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बेल्जियम एक कंट्री है जो यूरोप में पड़ती है। माना जाता है कि ये वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैनिक संगठन है। अब दूसरी ओर था वार्सा पैक्ट, इसको कहते हैं वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। कई नामों से इस संधि को जाना जाता है। इसका फाउंडेड हुई थी ये 14 मई 1955 को वार्सा, पोलैंड में। वार्सा एक सिटी है पोलैंड की। इसके हेडक्वार्टर्स थे मॉस्को, सोवियत यूनियन, जो आज की रशिया की कैपिटल है मॉस्को सिटी, वहां पर। और ये डिसॉल्व हो गया था, मतलब कि खत्म हो गया था 1 जुलाई 1991 को यूएसएसआर के विघटन के साथ। अब हम इस मैप से समझ सकते हैं कि कौन सी कंट्री नाटो से थी और कौन सी वार्सा पैक्ट से जुड़ी हुई थी। हम ये ब्लू कलर की देख सकते हैं जो नाटो के अलाइज थे, और जो रेड कलर में है वो वार्सा संधि से जुड़े हुए देश थे। ब्लू कलर में आप जैसा देख सकते हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है, कनाडा है, और यूरोप में ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, नॉर्वे है, और आप रेड में देख सकते हैं यूएसएसआर है, पोलैंड है, और लैटविया, लिथुआनिया जो उस टाइम यूएसएसआर के पार्ट थे वो सब है। यदि आप गौर से देखें तो इस टाइम जर्मन 2 हिस्सों में बट चुका है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो वर्ल्ड वॉर 2 में बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मन के 2 हिस्से कर दिए गए थे। एक पर वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए ने कब्जा कर लिया था, और दूसरे पे यूएसएसआर ने। इसी वजह से जर्मनी भी 2 हिस्सों में बट चुका था। एक वेस्टर्न जर्मनी जो वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट कर रहा था, और ईस्टर्न जर्मनी जो यूएसएसआर में था। अब हम देखते हैं कारण क्या थे कोल्ड वॉर के। खैर, कोल्ड वॉर के सबसे बड़ा कारण था बर्लिन क्राइसिस, यानी कि बर्लिन की आप जानते कि उसकी घेराबंदी कर दी गई थी। बर्लिन को 2 हिस्सों में बांट लिया गया था, एक जो वेस्टर्न कंट्रीज के पास चली गया था और एक जो यूएसएसआर के पास चली गया था। बर्लिन में वॉर बना दी गई थी जिससे ईस्टर्न जो बर्लिन के लोग हैं वो वेस्टर्न बर्लिन में नहीं जा सकते थे। ऐसा ही पूरे के पूरे जर्मनी में भी हुआ। सेकंड, कोरियन वॉर। कोरिया में आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही महाशक्तियों ने अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश की कोरियन युद्ध के दौरान। जैसे कि अमेरिका ने सपोर्ट करा साउथ कोरिया का और यूएसएसआर ने सपोर्ट करा नॉर्थ कोरिया का। तीसरा कारण था मिलिट्री अलायंसेस का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अमेरिका ने नाटो बनाया, सीटो बनाया, और यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट साइन किया। ऐसे मिलिट्री अलायंस बनते गए जिसने कोल्ड वॉर को भड़काने का काम किया। चौथा कारण है टेंशन
इन इंडो चाइना रीजन। अब ये इंडो चाइना रीजन इंडिया और चाइना का बॉर्डर रीजन नहीं है, इंडो चाइना रीजन है, जैसे कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जो वो एरिया पड़ता है उसे कहते हैं इंडो चाइना रीजन। वहां पर टेंशन बढ़ी और दोनों महाशक्तियों ने अपना 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 वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करी इंडो चाइना रीजन में। कोल्ड वॉर होने का अगला कारण जो बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है वो क्यूबा मिसाइल टेंशन था। ये कहा जाता है कि कोल्ड वॉर का चरम बिंदु थी। 1962 में यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी थी, अपनी न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट यूएसए, और इसी को रोकने के लिए यूएसए ने भी अपने फाइटर जेट्स और अपनी सेना को तैयार कर दिया था यूएसएसआर के खिलाफ। लोगों और विद्वानों को लगा कि शायद अब कोल्ड वॉर असली वॉर का रूप ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों महाशक्तियों के बड़े बड़े नेताओं ने आपस में मिलकर इस मामले को सुलझा लिया और दुनिया से परमाणु युद्ध का खतरा टल गया। कोल्ड वॉर का अगला और सबसे बड़ा कारण है आइडियोलॉजियों में डिफरेंस होना, यानी कि जो यूएसएसआर की जैसे कि विचारधारा थी सोशलिज्म और अमेरिका की विचारधारा थी कैपिटलिज्म, इनमें टकराव की स्थिति पैदा होना। यूएसएसआर एक साम्यवादी देश था, वहां की विचारधारा साम्यवाद थी और इसलिए यूएसएसआर साम्यवाद को आगे बढ़ावा देता था, यानी कम्युनिज्म को आगे बढ़ावा देता था, और वैसे ही कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता था यूएसए। कोल्ड वॉर का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा कारण ये था रशियन रेवोल्यूशन। अब ये बात तो बहुत पुरानी चली गई 1917 की, लेकिन कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा कारण था कोल्ड वॉर होने का। अब आप जानते हैं कि रसिया में रेजोल्यूशन हुआ था 1917 में। मैंने अपनी पहली वीडियो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी इसका जिक्र किया है, आप उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके जितने भी टॉपिक है वो क्लियर हो सके। अब जब रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था उसके कुछ ही महीनों बाद एक और रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, जिसमें वहां के जो राजा थे उन्हें गद्दी से हटा दिया गया और कम्युनिस्ट शासन की स्थापना कर दी गई रशिया में, और तभी से उसका नाम यूएसएसआर पड़ गया। रशियन रेवोल्यूशन के दौरान अमेरिका ने सपोर्ट करा था वहां के जो राजा थे उनको, इसलिए जब यूएसएसआर की स्थापना हुई तो यूएसएसआर के नेताओं ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से अपनी दूरी बना ली, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कोल्ड वॉर की क्या विशेषताएं थी, ऐसा क्या क्या हुआ इस युद्ध में। नंबर 1, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर एक इस प्रकार के युद्ध था जहां पे महाशक्तियां एकदम सामने से आके नहीं लड़ी। इसमें प्रॉक्सी वॉर में महाशक्तियां खुद ना लड़कर जो उनकी सपोर्टिंग कंट्रियां थी उन्हें अपने हथियार देती थी और वो लड़ते थे आपस में, जैसा कि कोरियन वॉर में हुआ या फिर वियतनाम वॉर में हुआ। एक एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जैसे कि 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था, जैसे कि यूएसए ने सपोर्ट करा था पाकिस्तान को और यूएसएसआर ने सपोर्ट करा था इंडिया को। प्रॉक्सी वॉर में डायरेक्ट कॉम्बैट होते ही नहीं थे, महाशक्तियां सिर्फ अपने हथियार देती थी और इन्हें सपोर्ट करती थी। सेकंड है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया यूएसएसआर की विचारधारा थी सोशलिज्म और यूएसए की विचारधारा थी कैपिटलिज्म। ये दोनों ही एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते थे और ये दिखाना चाहते थे कि हमारी आइडियोलॉजी बेस्ट है। तीसरा है पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट, यानी कि दोनों ही महाशक्तियों को किसी पर भरोसा नहीं था, ये आपस में भरोसा ही नहीं करते थे एक दूसरे पर। चौथा है आर्म रेस, यानी कि कहा जाता है कि इसी काल में यानी कि शीत युद्ध के काल में ही सबसे ज्यादा हथियारों का निर्माण हुआ। इस काल में इतना हथियारों का निर्माण हुआ जो कि शायद वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी नहीं हुआ था। अगला है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी कि दोनों ही देश अपनी पूरी दुनिया में पॉजिटिव सोच बनाना चाहते थे। वो अपनी विचारधारा को बताना चाहते थे कि हमारी विचारधारा कितनी पॉजिटिव है और वो अपने देश की गौरव को बढ़ाना चाहते थे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ही जासूस दोनों तरफ से एक दूसरे की तरफ से भेजे गए, जैसे कि सीआईए की तरफ से यूएसएसआर में जासूस भेजे गए और यूएसएसआर ने अपने जासूस यूएसए में भेजे जासूसी करने के लिए। अब लास्ट है ब्रिंकमैनशिप। अभी ब्रिंकमैनशिप क्या होता है? ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है कि जैसे कि लड़ाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दें और बढ़ा के बिल्कुल लड़ाई खत्म कर दें, जैसा कि क्यूबा में हुआ। दोनों महाशक्तियां बिल्कुल युद्ध के कगार पर पहुंच गई और युद्ध के कगार पर पहुंचते ही दोनों ने लड़ाई बंद कर दी। अब ये दुनिया के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हल्की सी भी लड़ाई छिड़ी तो न्यूक्लियर वॉर होनी तय थी। अब हम पूरे कोल्ड वॉर का जो युग था उसे 4 स्टेज में समझेंगे। पहला स्टेज था 1946 से 1956 तक, दूसरा स्टेज था 1953 से 1963 तक, तीसरा स्टेज था 1963 से 1979 तक और चौथा स्टेज था 1980 से 1989 तक। इसके बाद फिर यूएसएसआर का विघटन हो गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज को, जो कि था 1946 से 1956 तक। शीत युद्ध सिर्फ धमकी तक ही सीमित रह गया था, यहाँ एक्चुअल वॉर थी नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सिर्फ धमकियां ही दी जाती थी और अपने वर्चस्व को बढ़ाया जाता था, हथियार बढ़ा रहे थे, बस यही सब हो रहा था। अब 1946 में चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस दौरान, उन्होंने क्रिटिसाइज करा कम्युनिज्म को, यूएसएसआर के कम्युनिज्म को। ऐसा लग रहा था कि चर्चिल एकदम
सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म के खिलाफ है। अब मार्च 1947 में ट्रूमन डॉक्ट्रिन आती है, जो कि ये कहती है कि कम्युनिस्ट जो स्प्रेड हो रहा है, यानी कि साम्यवाद के प्रसार पर रोक कर लगा दी जाए, जिस वजह से इसने कहा जाता है कि शीत युद्ध को भड़काने में बहुत ज्यादा काम किया। अब 23 अप्रैल 1947 को अमेरिका द्वारा मार्शल लॉ प्रतिपादित किया जाता है। अब ये मार्शल लॉ था साम्यवाद को रोकने के लिए, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। इसके तहत यूरोपीय देशों को यूएस की तरफ से 12 अरब डॉलर दिए गए साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। और 1948 में जो यूएसएसआर था उसने ब्लॉकेज शुरू कर दी बर्लिन की, यानी कि बर्लिन की नाकाबंदी शुरू कर दी और बर्लिन में दीवार बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। और इसी के साथ पार्टीशन शुरू हो गया जर्मनी का। और आखिरी में 1949 में नाटो की स्थापना होती है। और नाटो को क्योंकि बना ही गया था यूएसएसआर के खिलाफ, इसलिए कह सकते हैं कि ये भी शीत युद्ध को भड़काने में बहुत ज्यादा इसने काम किया। अब देखते हैं कोल्ड वॉर के सेकंड स्टेज को, जो था 1953 से 1963 तक। अब इस दौरान स्टालिन की मृत्यु हो चुकी थी और क्रुश्चेव ने शासन संभाल लिया था। अब इसमें 1953 में सोवियत यूनियन ने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और इसी न्यूक्लियर टेस्ट के साथ अमेरिका को भी सोवियत यूनियन के इरादों पर शक होना शुरू हो गया। अब 1954 में चर्चिल के कहने पर ही सीटो फाउंडेड हुआ। अमेरिका ने सीटो बनाया ताकि वो एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में यूएसएसआर के वर्चस्व को रोक सके। अब 1956 में स्विस कनाल क्राइसिस होती है। इस क्राइसिस में यूएसएसआर ने मिस्र का साथ दिया, जिस वजह से अमेरिका और ब्रिटेन यूएसएसआर के खिलाफ हो गए। 1 मई 1960 को यूएस का एक स्पाई प्लेन U-2 पकड़ा गया यूएसएसआर के बॉर्डर पर। कहा जाता है कि इस जो स्पाई प्लेन U-2 था, इस वजह से जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो टकराव की खाई थी वो काफी गहरी होती चली गई। जो U-2 प्लेन के जो पायलट थे उन्होंने भी ये स्वीकार करा था कि वो यूएस की तरफ से यूएसएसआर पर जो उनकी आर्मी थी उनकी जासूसी करने आए थे। अब इसी के साथ अगस्त 1961 में जो वॉल ऑफ बर्लिन थी वो बननी शुरू हो गई, जिस वजह से पश्चिमी देश और अमेरिका ने यूएसएसआर का विरोध किया, क्योंकि वॉल ऑफ बर्लिन सिर्फ लोगों को ही नहीं, वहां की विचारधारा, लोगों के परिवार, सबको उसने बांट के रख दिया था। अब बात करते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की। ये 1962 में हुआ था। क्यूबा एक देश है जो अमेरिका के पास पड़ता है। अभी इसका झुकाव यूएसएसआर की तरफ बहुत ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार शासन कर रही थी और इनका अमेरिका से थोड़ी दुश्मनी टाइप की सी ही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी, जिस वजह से अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में ऐसा लग रहा था कि अब तो युद्ध हो ही जाएगा। इसे कहते हैं कि ये कोल्ड वॉर का चरम बिंदु था। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जो 1963 से 1989 तक था। अब क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दोनों ही देशों के जो संबंध थे वो काफी मधुर होने शुरू हो गए थे। इसे दितांत या तनाव शैथिल्य की संधि दी जाती है। अब ये दितांत या तनाव शैथिल्य इसकी ओर इशारा करता है कि दोनों देशों के बीच में ऐसे लक्षण दिखने लगे थे कि इन दोनों देशों के संबंध अब मधुर होने लगे हैं। अब दितांत के बाद में ही ऐसा लगने लगा था कि पूरी जो विश्व के वातावरण में वो शांतिपूर्ण हो रहा है और शांतिपूर्ण वातावरण का जन्म हो रहा है। अब इसी दौरान यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल था वो भी अब बढ़ने लगा था। अब ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया को परमाणु के आतंक से छुटकारा मिल गया, परमाणु युद्ध के आतंक से। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, जो था 1980 से 1989 तक। अब इस दौरान जो यूएसएसआर था वो वापस अपनी पावर हासिल कर रहा था और जैसे ही इसने अपनी पावर हासिल करना शुरू करी, इसने अपनी पुरानी दुश्मनी स्टार्ट कर दी यूएसए के साथ। रीगन के राष्ट्रपति बनते ही रीगन ने आदेश दे दिए कि शस्त्र उद्योग को बढ़ाया जाए, जिस कारण फिर से जो कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में संबंध मधुर हो रहे थे उनमें खटाव पैदा होने लग गए। अब इसी दशक में अब अफगानिस्तान में वॉर छेड़ देता है सोवियत संघ। सोवियत संघ अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता था अफगानिस्तान में। अब वो क्यों? क्योंकि सोवियत संघ अफगानिस्तान के थ्रू इंडियन ओशन पे अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता था, परंतु यूएसए अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के बढ़ते वर्चस्व को रोकना चाहता था। इसीलिए कहा जाता है कि यूएसए ने और पाकिस्तान ने मिलकर तालिबान को जन्म दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि फिर बाद में तालिबान खुद यूएसए के ही खिलाफ हो गया और 9/11 हमले की वारदात दी गई। अब इसी दौरान यूएसएसआर और यूएसए में कंपटीशन बढ़ गया स्पेस और रिसर्च को लेकर। दोनों ही महाशक्तियां स्पेस में अपना वर्चस्व बढ़ाने में लग गई, कई सारे मिशन करे गए और इसी दौरान यूएसए ने अपना एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी जिसका नाम था स्टार वॉर्स। इसी के तहत कई सारे आधुनिक हथियार बनाए गए। अब इसी के साथ यूएसएसआर
अपना जो वर्चस्व था वो बढ़ा रहा था साउथ ईस्ट एशिया में और इंडियन ओशन में, और यूएसए इसे दोनों ही मोर्चों पर रोकने की कोशिश कर रहा था। अब हम लास्ट में देखते हैं 1985 से लेके 1991 के बीच में। ये कहा जाता है कि ये ऐसा काल था जहां पर शीत युद्ध अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। अब इस दौरान मिखाइल गोर्बाचोव वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं 1985 में। अब मिखाइल गोर्बाचोव ने कई सारे सुधार लागू करे यूएसएसआर में। यूएसएसआर की क्योंकि इकोनॉमी कोल्ड वॉर की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, इसी वजह से यूएसएसआर में एक आया शॉक थेरेपी। ये काफी फेमस है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कहा जाता है कि जैसे कि आघात देकर उपचार करना, यानी कि जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी थी उसे एक शॉक दिया गया उसको वापस तंदुरुस्त करने के लिए। अब शॉक थेरेपी में क्या हुआ, जैसे कि जो सोवियत संघ था उसने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे करके खोलना शुरू करा, मतलब कि वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ते चले गए, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी कि मिश्रण अर्थव्यवस्था। ऐसा करना यूएसएसआर के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, उसमें यही कहा जाता था कि जितने भी इकोनॉमिकल फोरम है वो सारे के सारे राज्य के अंदर ही होने चाहिए, और उन्होंने उसका निजीकरण करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद कई कारणों से सोवियत संघ का जो इकोनॉमी थी वो फॉल होनी शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा फॉल हुआ सोवियत की इकोनॉमी में। यूएसएसआर की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई, और दूसरी तरफ यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। अब 1991 में फाइनली यूएसएसआर का बिखराव हो गया और यूएसएसआर से टूटकर 15 नए देश बने। अब इसके कई सारे कारण थे, जैसे कि एशिया में कम्युनिज्म का खत्म होना धीरे धीरे, मतलब कम होना, और यूएसएसआर में खुद कम्युनिज्म विचारधारा का प्रभाव कम होना और उनकी इकोनॉमी का डाउन होना, या रशिया को यूएसएसआर में ज्यादा वर्चस्व देना या ज्यादा उसको अहमियत देना। ये कई सारे कारण थे जिस वजह से यूएसएसआर का विघटन हो गया। यूएसएसआर के विघटन के बाद यूनाइटेड नेशन में उसका उत्तराधिकारी रशिया को चुना गया। रशिया आप देख सकते हैं आज भी क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और जो सैनिक या सामरिक दृष्टि से देखें तो रशिया यूएसए के बाद दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है। हालांकि रशिया की इकोनॉमी अभी भी काफी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन फिर भी उनकी सामरिक शक्ति बहुत ज्यादा है। अब इसी के साथ कहा जाता है कि जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हो गया, क्योंकि एक महाशक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर बचा था, और उसे ही सुपर पावर का दर्जा हासिल हुआ। अब आप देख सकते हैं इस मैप में कि यूएसएसआर के टूटने के बाद 15 देश बने, वो कौन कौन से थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रीन में रशिया है, येलो में कजाकिस्तान है, और ये इथोपिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, और ये अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और अन्य देश बने। इन सभी में रशियन फेडरेशन सबसे बड़ा देश बन के उभरा, सामरिक दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। आज इनके ग्रुप को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसका मुख्यालय मॉस्को में है। अब हम बात करते हैं आफ्टर वॉर की, यानी कि कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या घटनाएं घटी। अब कोल्ड वॉर के बाद जो यूएसए था वो सिर्फ एक ही सुपर पावर बचा, यानी दुनिया में अब सिर्फ एक ही सुपर पावर है, वो है यूएसए। यूएसए सुपर पावर था इकोनॉमिक की दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से। डिप्लोमेटिक दृष्टि से भी देखें तो यूएसए ही सुपर पावर था, और कई सारी एमर्जिंग सुपर पावर निकली, जिसमें सबसे पहले चाइना, इंडिया, ब्राजील और ऐसे कई देश जो फिलहाल भी यूएस को टक्कर देने के काफी पीछे हैं। कोल्ड वॉर के बाद जो रशियन इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा सफर्ड करी, जो कि आज तक करी है। रशिया पे बहुत ज्यादा सेंसर लगा दिए यूएस ने, यूरोपीय यूनियन ने और नेटो ने। अब इसी के साथ जो थ्रेट था न्यूक्लियर वॉर का वो भी अब बढ़ता चले गया। कई सारे देश न्यूक्लियर संपन्न हो गए, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर यानी कि रशिया और यूएसए, यहाँ तक कि कहते हैं इजराइल भी। ये सारे अब ये परमाणु संपन्न देश बन गए थे, जिस वजह से जो न्यूक्लियर वॉर है इसका खतरा बढ़ने लगा पूरी दुनिया के लिए। कोल्ड वॉर के खत्म होते ही और यूएसएसआर के विघटन के साथ ही जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी अब वो भी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगी। अब कुछ ही देश, मात्र 5 देश जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं वही बचे हैं इस दुनिया में, और वो भी शायद अपनी अर्थव्यवस्था का निजीकरण कर चुके हैं। जैसे कि चाइना है, जो कि है तो एक कम्युनिस्ट देश अब, लेकिन वो सिर्फ नाम का ही कम्युनिस्ट बचा है। वहाँ की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से वो मिश्रित हो चुकी है। अब वहाँ पर सिर्फ सरकार ही कम्युनिस्ट है और वो सिर्फ नाम का ही अब कम्युनिस्ट बचा है। अब कोल्ड वॉर के बाद ही जो वॉल ऑफ बर्लिन थी उसे भी तोड़ दिया जाता है, और जो जर्मन था उसे इस्टेब्लिश करके एक अलग कंट्री बना दी जाती है, जिसे आज हम कहते हैं फेडरेशन, दी जर्मन फेडरेशन। अब इसकी कैपिटल बर्लिन ही है, जो कि आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।
मेरी मेरी पहली वीडियो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पर है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी वहां पर जाएं और उसे देखें। और आफ्टर ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।